कल हम राज्यपाल के बारे में मैंने कई पॉइंट आपको बताया था। तो राज्यपाल के बारे में जब भी सेंटर स्टेट रिलेशन पे लिखते हैं, देखिए पहला तो हम रेफरेंस देते हैं स्कॉलर्स का। पहला हम रेफरेंस देते हैं स्कॉलर का। और सेंटर स्टेट रिलेशन पे जब भी हम बात करेंगे तो तीन कमीशंस का भी कुछ रेफरेंस, जब भी आप सेंटर स्टेट रिलेशन पे कोई बात कर रहे हैं, स्कॉलर्स के अलावा तीन और चीज़ों को रिफर हम बार बार करते हैं। कहीं एक आंसर में एक बार कर दिया, कहीं में दूसरी बार कर दिया। और जो स्कॉलर्स हमने आपको बताया वो लगभग आपको हर आंसर्स में ही यूज़ करने हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे राज्यपाल की बात आ जाए, राज्यपाल के जो इश्यू हमने आपको बताए थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात जब भी आप करेंगे तो पहला सरकारिया कमीशन का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। वो गवर्नर का मुद्दा हो और कोई इशू हो तो आप सरकारिया आयोग का रेफरेंस जरूर देंगे, क्योंकि जब हम गवर्नर की बात करते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, जब हम केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्संरचना की बात करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो फिर हम सरकारिया कमीशन की बात को जरूर आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि हमारा संविधान और सरकारी कमीशन किस कॉन्टेक्स्ट में बना, और फिर इन कमीशन का प्रयोग कैसे हम संघ राज्य संबंधों में करते हैं, तो वो आपको हर आंसर में दिखना चाहिए। तो स्कॉलर्स के कुछ नाम हम एक दो यूज कर देते हैं कमीशन के नाम, और कुछ कुछ लोगों ने कहा जैसे स्कॉलर्स के नाम याद नहीं होते, तो आप इन्हीं इन्हीं चीज़ों के लिए इन्हीं चीज़ों के लिए कई बार हम शॉर्ट नोट्स यूज करते हैं कि बीच बीच में बगल में रख लिया, एक बार देखेंगे दो बार देखेंगे तो अपने आप ही याद करने की आवश्यकता नहीं, बस रेफर करिए, अपने आप आपको काम भर चीज याद हो जाएंगे। और हमेशा जब हम, अब यही बात देखिए, हम जब यूनिवर्सिटी वगैरह में लिखते हैं या कहीं एग्जाम में लिखते हैं, हर आर्गुमेंट हम करें, लेकिन अगर रेफरेंस नहीं देंगे तो प्रोफेसर इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता। हम सारी बात कर जाएं लेकिन इन रेफरेंसेस को न दें तो उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं। बस यही फर्क होता है कि ज़्यादा मार्क्स और कम मार्क्स ऐसे मिलते हैं। और आप देखेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर ही रहे हैं तो सरकारी कमीशन की बात वैसे आ जाएगी, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अब सरकारी कमीशन किस कॉन्टेक्स्ट में गठित किया गया, आपको याद दिला दें। इंदिरा गांधी ने 83 में कमीशन बनाया और 88 में इसने रिपोर्ट दिया। अब फिर आप देखेंगे संघ राज्य संबंधों में कैसे पॉलिटिक्स चेंज हुई, और हम पार्टी सिस्टम का हर जगह में प्रयोग करना पड़ता है, पार्टी सिस्टम अलग से ही पढ़ेंगे। अब देखेंगे a very important change occurred in the central state relation from 1967 onwards। 1967 के बाद भारत में एक बड़ा परिवर्तन आया, और 1967 के बाद क्या हुआ कि राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी आने लगी। 1967 तक संघ में भी कांग्रेस था, राज्यों में भी कांग्रेस था, चीफ मिनिस्टर भी कांग्रेस का था, प्राइम मिनिस्टर भी कांग्रेस का था, प्रेसिडेंट भी कांग्रेस का, गवर्नर भी कांग्रेस का। तो ये सब कांग्रेस का डोमिनेंस वहां बना होता था। लेकिन 67 के बाद पहली बार भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा राज्यों में होना शुरू हुआ। उसमें डीएमके तमिलनाडु में, अकाली दल पंजाब में, अभी भी पंजाब में अकाली दल है। यानी इट मीन्स राइजिंग ऑफ रीजनल पार्टीज इज अ न्यू फेनोमेना इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एंड दैट इज विटनेस्ड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स। तो 67 के बाद जो बात देखी गई कि अकाली दल का शासन पंजाब में आया और डीएमके इधर तमिलनाडु में, बाकी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां और आगे अपना जनता पार्टी और सारी क्षेत्रीय पार्टियां अपना उभार करने लगी। तो आप याद रखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा दावा यह होता है कि इंडियन फेडरेशन इज मोर सेंट्रलाइज, और सेंट्रलाइज तो ही है। इंडियन फेडरेशन इज मोर सेंट्रलाइज। तो जो जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज है उनकी व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कॉपरेशन को आगे बढ़ाती है पहला, और दूसरा ये राज्यों की शक्ति को कम करती है। तो राज्य सरकारों ने हमेशा ये आपत्ति की कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज इज हार्मिंग द फेडरल प्रिंसिपल्स। तो जैसे जैसे क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ, राज्य के दल आए, तो
उन्होंने कहा कि देयर इज ए नीड टू रिव्यूइंग ऑफ एंटायर सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सवाल यह है कि क्या 1967 में संविधान लागू होने के 17 ईयर्स हुए थे, और उसमें बहुत सारे राज्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि देयर इज ए नीड टू रिव्यूइंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। केंद्र राज्य संबंधों को फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। पीछे गर्मी लग रही है क्या? नहीं, गर्मी नहीं लग रही कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज अब आवाज ठीक आ रही है? तो दिवस थोड़ा देख लीजिए। तो अब आवाज आ रही है ठीक? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जांच के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए पहली बार आप देखेंगे कि राजमन्नार कमीशन बना था। राजमन्नार कमीशन, और वो डीएमके की सरकार ने बनाया था। और केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए जब पहली बार राजमन्नार कमीशन बना, तो राजमन्नार कमीशन ने कहा कि हमारे यहाँ जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है वो ठीक नहीं है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो ठीक नहीं है, केंद्रीय नियोजन है वो ठीक नहीं है। तो राजमन्नार कमीशन ने अनेक ऐसी सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज पे आपत्ति उठाई, और राजमन्नार कमीशन ने कहा कि भारत में संघ राज्य संबंधों को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि उन्होंने कहा संविधान में बदलाव किया जाए, 356 को स्क्रैप किया जाए, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए, कंकरेंट विषय पर विधि बनाने से पहले राज्यों से परामर्श किया जाए। ये सारी बातें राजमन्नार कमीशन ने कही। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे संघवाद में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की टेंडेंसी साथ साथ चलती है। अब संघ राज्य संबंधों में एक बड़ा मुद्दा ऐसा बन गया, और जितने क्षेत्रीय पार्टी थे उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, और दैट इज इवन हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और राजमन्नार कमीशन में तो यही बात कह दी गई कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोकेशन फाइनेंस का, पैसे का, उसमें भी बड़ी चेंज करने की आवश्यकता है, जो आगे आपको बता देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब स्थिर शक्तियां राज्यों को दे दी जाए। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे फिर पॉलिटिक्स शुरू होने लगी। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये झगड़ा राजनीतिक था या संवैधानिक? अगर संवैधानिक मामला होता तो पहले भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बीच झगड़ा होता। यानी ये झगड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच था या रीजनल पार्टी और ऑल इंडिया पार्टी के बीच में था? तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन राजमन्नार कमीशन ने बात कही, फिर अकालियों की सरकार पंजाब में आ गई। तो अकालियों ने कहा कि वी नीड ए इंटायर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फेडरल सिस्टम। हमें तो फेडरल सिस्टम को फिर से रिस्ट्रक्चर करना है। और उनसे पूछा गया कि अब आप बताओ हाउ यू वांट टू रिस्ट्रक्चर द फेडरल सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे यहाँ तो यूनियन लिस्ट में केवल 3 विषय होने चाहिए। अभी यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं? 97। 99 नहीं, नहीं 100, 97। क्योंकि अच्छा, यूनियन लिस्ट में जो एंट्रीज है 97 है। एंट्रीज का मतलब नंबर से आप गिनेंगे। और अभी भी संविधान में बेयर एक्ट में आप देखेंगे 97 है। अब कई किताबों में लिख दिया था 99 है, 90 100 है, तो वो एथेंटिक नहीं है। बेयर एक्ट का मतलब है जहां केवल अधिनियम है। बेयर का मतलब केवल होता है। वहां आज भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन है उसमें 97 ही सब्जेक्ट दिखाता है, तो आंसर एथेंटिक वही माना जाएगा। अब 97 के बजाय राजमन्नार कमीशन ने कहा कि संघ सूची में केवल 3 विषय कर दिए जाए। तो सवाल होता है, क्या इतनी जल्दी हमारे यहाँ संघ शासन की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो गई? इसका मतलब है दोनों तरफ से प्रॉब्लम थी। अब जब राज्य सरकार ऐसे दिखाना चाहती थी कि क्षेत्रवादी दल ऐसा दिखाना चाहते थे कि भारत में संघ को रिस्ट्रक्चर किया जाए, ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस ये दिखाने का प्रयास करती थी कि ना ना ये सब डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस हैं। जब इंदिरा गांधी से पूछा गया कि भाई ये बताओ, ये स्वायत्ता की मांग कर रही है, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर ऑटोनॉमी, दे आर डिमांडिंग फॉर मोर डिसेंट्रलाइजेशन, अगर ये स्वायत्ता की मांग कर रही है, विकेंद्रीकरण की मांग कर रही है, तो क्या किया जाए?
इंदिरा गांधी ने कहा नहीं नहीं, ये सब विघटनवादी तत्व है, ये सब अलगाववादी ताकतें हैं। लेकिन अब देखिए, सच पूछिए तो अलगाववाद और क्षेत्रवाद में फर्क होता है। देवर नॉट डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस। अलगाववाद का मतलब होता है कि हम व्यवस्था में रहना ही नहीं चाहें। क्षेत्रवाद का मतलब है कि व्यवस्था में रह के अपने लिए सुविधाओं की मांग करें। Regionalism denotes a kind of regional aspiration. Aspiration is very important. And what kind of aspiration? There may be political, economic, even cultural. तो हम अपनी कुछ सांस्कृतिक आर्थिक पहचानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दैट इज द रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद है ये। और अलगाववाद का मतलब है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, NSCN, इन लोगों ने क्या किया कि हमें भारतीय संघ में रहना ही नहीं है। तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि रीजनलिज्म और क्षेत्र अलगाववाद में फर्क है। तो यहाँ पे दोनों गलतियां थी, और क्षेत्रीय दल ये कहना चाहते थे कि नहीं, वी नीड एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का फिर से लेखन किया जाए, फिर इसको आमूल चूल रूप में बदला जाए। तो यहाँ पे दोनों में चेंज कर, दोनों के अप्रोच एक्सट्रीमिस्ट थे। और उसके बाद तो फिर 1980s में जैसे जैसे इंदिरा गांधी का शासन आगे बढ़ा, 1980 में इंदिरा गांधी उधर शासन में आ रही थी, फिर क्षेत्रीय दलों ने वो एजेंडा बना के रखा कि वी नीड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंदिरा गांधी ने पहली बार एडमिट किया, वाई सरकारिया कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारिया कमीशन की बात को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहली बार संघ सरकार ने माना कि देयर इज नीड ऑफ रिव्यूइंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। पहली बार, अदरवाइज तो भी तो ये डिमांड क्षेत्रों की तरफ से आगे आ रही थी, अभी तो डिमांड राज्यों की तरफ से आगे आ रही थी। पहली बार संघ ने भी माना कि नो, देयर इज ए नीड ऑफ एंटायर रिव्यूइंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। और जब युवा की रिव्यू किया जाएगा, फिर से देखा जाएगा, देन इन 1983 सरकारिया कमीशन वाज सेटअप। तो सरकारिया कमीशन ने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बड़ी बातें कही है। सरकारी कमीशन की रिपोर्ट 283 है। अब हमें 283 को पॉइंट वाइज याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना वो कहीं जरूरत होगी उसकी। अगर सरकारी कमीशन की रिपोर्ट 283 है तो उसको हम कुछ इशूज वाइज क्लासीफाई कर लेते हैं कि गवर्नर के बारे में क्या कहा, 356 के बारे में। तो जहां जहां इशूज आएगा हम एक लाइन वहां यूज कर देंगे उसको। और कई बार गलतियां, अब प्रीलिम्स से पढ़ने गलतियां क्या होती है, अगर आपको ऐसा लगता है, कई जगह मैंने देखा कि बच्चे पूरे सरकारी कमीशन रिपोर्ट ही रट रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? तो मैंने कहा किसी ने बताया है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है, अब 283 रिपोर्ट अगर सरकारी कमीशन का रटेंगे तो बाकी और कुछ चीज आपको याद नहीं रहेगी। पहला, केवल सरकारी कमीशन रिपोर्ट आप रट लीजिए। अगर सोच के देखिए, 283 पेज संविधान का पढ़ जाए, उसे 15 सवाल मिल जाएंगे। और 283 पेज आप सरकारी कमीशन का पढ़ रहे हैं, उसमें से एक भी सवाल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो प्रोफेशनल अप्रोच क्या है? ये ब्लंडर्स हैं जो हम एग्जाम में करते हैं और एग्जाम में फेल होकर वापस आ जाते हैं। तो कभी भी कोई सजेशन दे रहा है तो अपना दिमाग तो लगाओ। अब किसी ने कह दिया सरकारी कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, उसे मगजमारी करते चले जा रहे हैं। नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं 2 4 10 वो हम आपको बता देंगे। उसके अलावा आपको सरकारी कमीशन से माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। और आप कहेंगे उसके बाद छूट जाएगा तो छोड़ के चले जाइएगा। कौन कह रहा है याद का अटेम्प्ट करने को? नहीं, हमें छोड़ना भी सीखना है। 40 सवाल छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? भाई पिछली बार प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना था? अगर 102 है, 100 प्लस था, तो इसका मतलब है 55 सवाल भी आपका सिलेक्शन हो रहा है और 55 सवाल नहीं कर पा रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं 100 सवाल का। ये गलतियां हर जगह हम करते हैं। अब मुझे साइंस और ज्योग्राफी का तो पता नहीं क्या क्या गलतियां करते हैं, वहां के टीचर जो बताए उस बात को ध्यान में रखें कि ज्यादा पढ़ने और सिंघम बनने की प्रवृत्ति ने पढ़े जा रहे हैं, पढ़े, यही नहीं पता है क्या उपयोगिता है। तो हमेशा उसको एकदम सरकारी कमीशन रिपोर्ट को देखना भी आपको नहीं है। अब समस्या कब आती है? किसी कमरे में गए कि सरकारी कमीशन रोब रटते चला जा रहा, ओह माय गॉड, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं दिमाग लगा रहे हैं, वो ही गलत पढ़ रहा है। जैसे एग्जाम हॉल में कई बार क्या होता है, हम बैठे हुए हैं, देखिए समस्याएं कहाँ कहाँ होती है। हम बैठे हुए हम सोच रहे हैं, अगला टिक किए जा रहा है, हम गाड़ी यार मुझे ही नहीं आ रहा है, ये तो सब टिक किए जा रहे हैं।
ये कहाँ आपने देखा ठीक सही कर रहा है गलत कर रहा है? तो ये सब बातें ध्यान में रखिए, सरकारी कमीशन रिपोर्ट पीछे आपको नहीं पढ़ना है। अब एक इसका बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल आपको बता दें, कई बार हमने देखा नेट एग्जाम में जो लोग किताब पढ़े वो पास कर गए, और जो लोग इधर उधर भागना कि नहीं किताब में कम है, किताब, मैंने कहा कितना कम है, उनका सर 10-20 सवाल उससे नहीं मिलते, हमने कहा 100 सवाल करना है तुमको, वो लोग एग्जाम कभी नहीं पास कर पाते। ये हमेशा प्रोफेशनल अप्रोच हो, कितना हम पढ़ रहे हैं कितना एग्जाम में आएगा, कितना उसकी उपयोगिता है। तो सरकारी कमीशन में दो चार पॉइंट आपको बता देंगे, उतना ही आप याद रखिए, उसके अलावा हमको देखने की आवश्यकता नहीं, नहीं आएगा छोड़ देंगे, एकदम उसमें निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, अब सरकारी कमीशन की बात को हम राज्यपाल के संदर्भ में रेफर करेंगे, लेकिन दूसरा एक और कमीशन आपको बता दें, इनका हम अलग अलग रेफरेंस का, इकट्ठे नहीं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट आएगा, एक लाइन वहां पे यूज कर देंगे। तो पुंछी कमीशन, एम पुंछी, मदन मोहन पुंछी और कमीशन। और अब देखें, जब भी कमीशन बनता है इसका मतलब है जजेस इसके हेड होते हैं, और ये बाकायदा है, इसको रिव्यू करते हैं। पुंछी कमीशन 2008 में बना, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 1988 में, 87 में, 87 के लास्ट में, 88 में, जनवरी 88 में। तो सरकारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 88 में, और उसके लगभग 20 साल बाद ये कमीशन बना, तो काफ़ी गैप हो गया था, संघ में बड़े चेंज आ गए थे। और अब सरकारी कमीशन रिपोर्ट को अब ध्यान से देखेंगे, जो हम इसमें बात करेंगे, सरकारी कमीशन ने अपने पूरे मामले में 2-3 मेन पॉइंट पे एम्फेसाइज किया है। सरकारी कमीशन से पूछा गया, भाई ये बताओ, जो रीजनल पार्टीज कह रहे हैं कि इंटर स्टेट रिलेशन में पूरा ओवर चेंज होना चाहिए, आपका रिव्यू क्या है? तो सरकारी कमीशन ने कहा, नो, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट, पहले भी और अभी भी। भाई संविधान निर्माताओं ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की थी, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो सवाल है, क्या वो कारण अब खत्म हो गए हैं, तो अब शक्तिशाली संघीय सरकार हटा दीजिए? अब वो कारण फिलहाल खत्म नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से सरकारी कमीशन ने ये बात कही, और हम रेफरेंस के द्वारा आपको समय समय बताएंगे क्यों सरकारी कमीशन ने शक्तिशाली संघीय सरकार का समर्थन किया। लेकिन सरकारी कमीशन ने कहा राज्यों को स्वायत्ता भी जरूरी है। इवन अब देखिए कितना बैलेंस बनाया, यानी सरकारी कमीशन ने कहा आप राज्यों को स्वायत्ता भी दीजिए, संघ को शक्तिशाली भी बनाए रखिए। आप कहेंगे यार दोनों चीजें, इट अपीयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी विथ ईच अदर, हाउ वी कैन सिंथेसाइज विथ स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट एंड द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, बट दीज आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि कैसे शक्तिशाली संघ हो जाने से राज्य कमजोर नहीं होते। और सरकारी कमीशन से ये पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि संविधान में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, जैसा राजमंदार कमीशन ने कहा, अकाली दल ने कहा। सरकारी कमीशन ने कहा नहीं, संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस को ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। संविधान बड़ा बड़ा दूरदर्शी है, और हर चीजों के लिए हम संविधान को बार बार बदलने की बात न करें। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, कुछ परंपराओं का विकास किया जाए, परिपाटियों का विकास किया जाए। तो सरकारी कमीशन ने एक बड़ा ही बैलेंस व्यू लिया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, एंड दैट इज एसेंस ऑफ आवर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे संविधान निर्माताओं की मूल दृष्टि रही है। अब जरा देखें अमेरिका में तो यूनियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, उसका यह मतलब तो नहीं होगा राज्य कमजोर हो गए, राज्य शक्तिशाली होगा, संघ शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि संघ 29 राज्यों के अलावा और कुछ है ही नहीं है। संघ 29 राज्यों के अलावा और कुछ थोड़े है। तो ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है, सरकारी कमीशन ने बैलेंस व्यू रखा। अब पंछी कमीशन का जो रेफरेंस था थोड़ा सा ज्यादा संकीर्ण था, और आप अभी भी देखेंगे जब भी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें होती है उसमें सरकारी कमीशन की स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, और ज्यादातर इसकी बातें मान ली गई है, मतलब 99% चीजें इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रिकमेंडेशन तो कई है, क्योंकि कमीशन की रिकमेंडेशन बाध्यकारी तो होती नहीं, तो कई चीजें हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से अभी भी लग नहीं पा रही हैं। वो हम कुछ अभी गोवा वाले कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको याद दिला देंगे कि कमीशन ने क्या कहा, व्यवहार में लोग नहीं मानते। अब पंछी कमीशन की बात आप देखेंगे,
पंछी कमीशन का एक स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब जब कोई कमीशन काम करता है तो भाई सरकार बताती है कि आपको ये मुद्दा है जिस पे जांच करनी है। तो पंछी कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि किस तरीके से मान लीजिए सांप्रदायिक दंगे की परिस्थिति हो जाए, कहीं पे ऐसी प्रवृत्तियां हो जाए, लोक व्यवस्था खराब हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए और सेंटर को कहाँ तक स्टेट में इंटरवेंशन का अधिकार है। अब जरा सोच के देखिए, 2008 की बातें बिल्कुल बदल गई। संघ में गठबंधन सरकार, 1988 में संघ में एक दल की सरकार थी। हाँ, राज्यों में क्षेत्रीय दल जरूर थे। 90 के बाद तो हमारे यहाँ कल भी हमने बताया था, संघ का पूरा ढांचा ही बदल गया। 24 दलों की सरकारें आ गई, एक बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट आ गई, रियल सेंस में फेडरल गवर्नमेंट आ गई। तो इसका थोड़ा टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग था कि कहीं पे सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, उस समय सेंटर किस स्तर तक राज्यों के मामले में दखल दे सकता है और फिर ओवरऑल कहाँ कहाँ पे सेंटर से रिलेशन में थोड़ी थोड़ी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और लास्ट में एक बात को हम और भी रेफरेंस करते हैं, जैसे कि कई बार आप नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी कई बार एक आध लाइन हम यूज कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआर में वर्ल्ड कप कभी हुआ है? इसका नाम है वेंकट चलैया कमीशन। तो कई बार अब इन फैक्ट को हम याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, आंसर में कहीं ना कहीं कोई यूज कर देंगे। एनसीआर मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, डब्ल्यूसी मतलब वर्ल्ड कप या वुमेन्स कॉलेज, जो भी आप ले लीजिए। तो वुमेन्स कॉलेज एनसीआर में है कि नहीं है? है। तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित आयोग। वर्ष 2000 में गठित था। इसको हम वेंकट चलैया कमीशन के रूप में भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेंकट चलैया कमीशन। जस्टिस वेंकट चलैया वॉज द हेड ऑफ दैट कमीशन। क्या करें? वेंकट चलैया उसके अध्यक्ष थे। ये वेंकट चलैया आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित आयोग। और जो एक और रेफरेंस हम बार बार यूज करते हैं, बोमई कमीशन, ओ सॉरी बोमई केस। बोमई केस। अब देखिए, आपको हम बता दें कि मैं क्यों कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बहुत ईजियर है। अगर आपको जीएस सेकंड पेपर की जानकारी हो, आपने विषय कभी ने पढ़ा हो, अगर आप जीएस के सेकंड पेपर की जानकारी हो, 3 चीज में ऐड कर दीजिए, पोल साइंस ऑप्शनल का आंसर बन जाएगा। प्रोफेसर्स के नाम पहला, टर्म्स दूसरा, इन कमीशन के रेफरेंस तीसरा। आपको इससे अधिक कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस में भी यही पूरा विषय, यही तो आपको सीखना है। बस खाली कुछ रेफरेंसेस यहाँ देते हैं जो सामान्यतः जीएस में यूज नहीं करते, वैसे टर्म्स तो जीएस में भी यूज करते हैं, क्योंकि हर विषय का अपने टर्म्स है, उसको हम यूज करते हैं खूब। अब हम फिर गवर्नर की बात पे आ जाए। कल हमने गवर्नर को कहाँ पे छोड़ा था? और अच्छा, ये भी रिलेशन बता दें, बोमई केस दैट केम इन 1994, सरकारिया कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1988। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे, दोनों में रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है, क्योंकि बोमई केस ने वही बातें कही हैं जो सरकारिया कमीशन का पहले से रिकमेंडेशन है। तो दोनों बात में पूरकता भी है, दोनों बात में पूरकता है। इसमें बोमई केस, और हम इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे कि बोमई केस इवन री-एम्फेसाइज ओवर द पॉइंट विच इज ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय सरकारिया कमीशन। क्योंकि अब कोई न्यायालय कोई बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो इसका रिफर करेगा। न्यायालय तो बात कर रहा है तो उसको रिफर करेगा कि आखिर में क्या कहा गया।
तो लोग, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, कर्नाटका में कुछ दिनों पहले कर्नाटका में सरकार बनी, तो वहां पे अब किसको मौका दिया जाए सरकार बनाने का? भाई आजकल जब विधानसभा हैंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा का मतलब जिस विधानसभा में किसी भी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो। इन केस ऑफ हैंग असेंबली, तो ये तो आज तक हमारे तय संविधान तो कुछ कहता ही नहीं। संविधान केवल ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और यही प्रोविजन प्राइम मिनिस्टर के बारे में है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो मुख्यमंत्री कौन होगा, किस दल का होगा, इसके बारे में कुछ भी उल्लिखित नहीं है। अब इसके बारे में सरकारी कमीशन ने बाकायदा कहा है किस सीरीज में हमें किसी को बुलाना चाहिए। अब हम बात न माने तो अलग बात है। अब संयोग की बात है, कपिल सिब्बल उच्चतम न्यायालय में इसी बात को लेके गए। उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसा निर्देश दे कि जब गठबंधन की सरकार हो, जब हंग असेंबली हो, तो हमें किसको कब बुलाना चाहिए। अब बताइए उच्चतम न्यायालय में जाने की आवश्यकता है? वाई वी आर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट? जब पहले से कमीशन ने बिल्कुल स्पष्ट बातें कह दी हैं, तो फिर तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे राजनेता बस खाली उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, पॉलिटिकली न्यूज़ में रहना चाहते हैं। अदरवाइज समस्या का समाधान तो हमारे पास ऑलरेडी है। अभी बात अलग है, समस्या का समाधान नहीं करेंगे। गांव में एक पंचायत हो रही थी, यानी पॉलिटिक्स का नेचर हर जगह एक ही है दोस्तों। गांव में एक पंचायत हो रही थी, सरपंच ने निर्णय सुना दिया कि भाई ऐसे ऐसे मामले को हल कर लो। गांव का एक सदस्य उठ खड़ा हुआ, उसने कहा पर सरपंच जी सब तो ठीक है, लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। हो गया पंचायत। उसने कहा सब बात मैं आपकी मान लूंगा। सरपंच ने कहा फिर मान कहाँ रहे हो यार, तुम तो अपनी बात कर रहे हो। नहीं मैं आपकी बात मान रहा हूँ, खूंटा यहीं गड़ेगा। खत्म हो गया। ऐसे हमारे पॉलिटिशियन है। तो नेचर देखिए, तो बार बार हम सुप्रीम कोर्ट को परेशान करते हैं। अच्छा सुप्रीम कोर्ट संघ राज्य के बारे में कुछ कहेगा, लोग कहेंगे ये देखो ये एक्टिव हो रहा है, इसको यहाँ क्या करने की जरूरत है। हम जुडिशियल एक्टिविज्म आगे पढ़ेंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट इज इंटरवीनिंग इन दैट। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ दखल करने की क्या जरूरत है? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है जो कमीशन रिकमेंडेशन दिया है, और कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सरकार ने बनाया है। या तो सरकार या तो कमीशन ने बनाते, और कमीशन बना लिया तो मानिए तो भाई कुछ बात को। तो क्या कहा गवर्नर के बारे में, कैसे मिसयूज रोका जाए? पहला कुछ कल आपने लिखा था क्या? हाँ, उसी राज्य का स्थानीय निवासी होता है। हाँ नहीं होता, स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए। और अगला, अगला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रधानमंत्री नेहरू ने एक परंपरा स्थापित की थी। प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एक परंपरा स्थापित की गई थी। इबन नेहरू ट्राई टू एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड ट्रेडिशन। एक परंपरा स्थापित की गई थी जिसके अनुसार एक परंपरा स्थापित की गई थी जिसके अनुसार राज्यों में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाएगा। Even Nehru laid down a custom that he or she, even Nehru will consult the concerned chief minister before appointing a governor in that particular state. उस राज्य में
अब देखिए नेहरू ने कितनी परंपरा स्थापित कर दी थी, जबकि संघ और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी। एक ही पार्टी में लोगों के बीच मतभेद होते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे शीला दीक्षित ग्रुप अलग है, अजय महाकान ग्रुप अलग है, तो दोनों ग्रुप तो अलग अलग है। एक ही पार्टी में हो सकता है कि आडवाणी और मोदी के बीच में डिफरेंसेस हो। इस वजह से अगर मान लीजिए कोई गवर्नर बन गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बना रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया। अब ये परंपरा हमारे नहीं है कि क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में अगर आप देखेंगे, पंछी कमीशन की बात आप आएंगे, सरकारी कमीशन, इन लोगों ने इसी बात को रिपीट किया है कि आप कैसे गवर्नर के अपॉइंटमेंट में राज्यों की बात को लीजिए। हाँ, अगर सवाल ये है जैसे कि राजमन्नार कमीशन ने क्या कहा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट संघ क्यों कर रहा है, इन कमीशन ने कहा नहीं, संघ का अधिकार है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन सवाल है कि राज्यों कंसेंट लिया जाए, राज्यों को हम विश्वास में ले लें, और कैसे गवर्नर की नियुक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंट बनाए, उसके लिए पंछी कमीशन ने कहा है। तो अगला पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पंछी आयोग ने या पुंछी आयोग जो भी कह लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पुंछी आयोग ने यह सुझाव दिया है पुंछी आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति से पहले एक समिति का गठन होना चाहिए। देयर इज ए नीड टू फॉर्म अ कमेटी। एक समिति का गठन होना चाहिए। नियुक्ति से पहले एक कमेटी गठन होना चाहिए, एक समिति गठन होना चाहिए। इसका मतलब है अभी क्या है, जैसे समिति का मतलब है अब उस समिति में स्पीकर हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, विपक्षी दल का नेता हो जाए, तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले एक कमेटी बना दी जाए। अच्छा, हमारी खास बात अब देखेंगे, हम बहुत सारी कमीशन पढ़ेंगे आगे चल के। 1990 के बाद हमारे जितने भी कमीशन बने, हमारा संविधान अपॉइंटमेंट के बारे में अलग बात करता है कि इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, CAG shall be appointed by the president, chairperson of UPSC shall be appointed by the president। हमारा पूरा संविधान ये नहीं मान पाया था। हमारे संविधान निर्माता बड़े आदर्शवादी लोग थे, वो ये नहीं सोच पाए थे कि हमारी अगली पीढ़ियां इतनी खुराफाती होंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए संविधान निर्माता जानते थे कि मतलब ऐसे संवैधानिक पदों पर लोग मिसयूज कर देंगे संविधान का, ये वो नहीं सोच पाए थे। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। लेकिन अब ध्यान से आप देखिए, 90 के बाद जो इंस्टीट्यूशन बनी, NHRC कमेटी है, CBC कमेटी है, लोकपाल कमेटी है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे, हमारे संविधान में अपॉइंटमेंट के मेथड अलग हैं और 90 के बाद जो संस्थाएं बन रही हैं उनमें अपॉइंटमेंट के मेथड अलग आ गए। इसका मतलब व्यवहारिक परिस्थितियां बदली, व्यवहारिक परिस्थितियां बदल गई। इस वजह से पुंछी कमीशन ने कहा है कि राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के बारे में हो सकता है डिस्प्यूट हो, उसको हटा दीजिए, कमेटी बना दीजिए, दैट विल बी अपॉइंटमेंट बाय द कंसेंसस। विपक्षी दलों की राय ले ली जाएगी, बाकी सब लोग को साथ लिया जाएगा। तो दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे टू अपॉइंट द गवर्नर। और आजकल ऐसी बातें बहुत जगहों पे की जा रही हैं, नहीं आप कमेटी बनाइए। तो पहला कमीशन का रिकमेंडेशन ये है
लेकिन कमीशन के रिपेंड 10 साल हो गए, मानी गई बात? नहीं। तो फिर कमीशन गठन का मतलब क्या होता है? अगला पॉइंट, पंछी आयोग ने पंछी आयोग ने यह भी कहा है दिस इज ऑल्सो अ व्यू ऑफ पंछी कमीशन। पंछी आयोग ने यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन के द्वारा यह प्रावधान होना चाहिए कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसे विधानसभा अपने पद से हटाए। बल्कि उसे विधानसभा अपने पद से हटाए। अब एक खास बात आप देखेंगे, हमारे यहाँ हमारे संविधान में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द गवर्नर, और गवर्नर कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब 5 साल का होगा तो इसका मतलब है उसके पहले भी उसे हटाया जा सकता है। तो पंछी कमीशन कहा है गवर्नर है या फुटबॉल है, इधर उधर मारा जा रहा है। इसलिए पंछी कमीशन ने कहा, अब जैसे राष्ट्रपति को हटाने का तरीका क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति को दोनों सदनों से तभी हटाया जा सकता है जब दोनों सदनों का एक विशेष बहुमत पारित किया जाए। और विशेष बहुमत कौन सा होना चाहिए? क्या? अब देखिए, क्या आपने भीड़ का सहारा लिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करने क्या तरीका है? आपने बता दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या? केवल एक ही बात है, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट के लिए पहला संकल्प आता है, मोशन नहीं। 14 दिन का पहले संकल्प आना चाहिए। और केवल एक ही बात लिखी गई है कि प्रत्येक सदन से अलग अलग 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। एक ही बात केवल कही गई है, दूसरी बात नहीं है। राष्ट्रपति शैल बी इम्पीच्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी विच मीन्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ओनली सिंगल पॉइंट इज दैट। ये जीएसटी के अलावा सबसे बड़ा और कठोर बहुमत संविधान में यही है। विशेष बहुमत के कई तरीके हैं, 249 में अलग है, 368 में अलग है, 61 में अलग है। ये हर जगह जो भी सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी। और राष्ट्रपति को स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जा सकता है सदन की सदस्य संख्या का 2/3, यानी 2/3 ऑफ 545, 2/3 ऑफ 245। अब सवाल देखिए, ये कंपेरेटिव मैं बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हमेशा कंपेरिजन करते रहिए। अगर राज्यपाल की बात करें तो राष्ट्रपति भी ध्यान जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, और उसके बाद दूसरा सदन इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। और जब प्रस्ताव राष्ट्रपति को मौका मिलेगा कि अपनी बातों कहे और प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो अपने पद छोड़ देगा। सारी बात संविधान में लिखी गई है। तो सवाल है, पुंछी कमीशन ने कहा सेम थिंग शुड बी फॉर गवर्नर टू। अच्छा, ये तो पुंछी कमीशन नहीं कहा है कि 2/3 बहुमत या कैसा बहुमत। तो भाई ऐसा क्यों है कि राज्यपाल को जब चाहे तब संघ सरकार हटा देती है? राज्यपाल को हटाने का, अगर राज्यपाल राज्य का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, तो अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो राज्य विधानसभा को अधिकार होगा कि जब चाहे प्रस्ताव पारित करके उसे हटा दे।
ये भी एक तरीका है कैसे हम राज्यपाल के पद के मिसयूज को रोक पाए। तो उससे क्या होगा, इस प्रक्रिया से क्या होगा, फिर राज्यपाल सही में संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करेगा, न कि संघ के एजेंट के रूप में। अच्छा, प्रसाद परिंद का मतलब होता है जब हमें किसी को हटाने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता न पड़े, प्रसाद परिंद का मतलब है। इसका मतलब है जिसका कार्यकाल सुनिश्चित न हो, प्रसाद परिंद का दूसरा मतलब ये है। अब क्या, यद्यपि इस बारे में न्यायपालिका के डिसीजन भी है कि प्रसाद परिंद का मतलब क्या होता है, क्योंकि और हमारे यहाँ क्या हुआ है, सरकारें बदली, गवर्नर को इधर से उधर भगाया गया। और अभी आप इस बात को देखेंगे 2019 में, इन केस गवर्नमेंट चेंज, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, देखिए सारे राज्यपाल को बदला जाएगा, सारे राज्यपाल को बदला जाएगा। अब बताइए, हमारे यहाँ संघात्मक शासन है, और संघात्मक शासन है तो आप देखेंगे राज्यों का चुनाव अलग होता है, संघ का चुनाव अलग होता है। तो ये लोकसभा का चुनाव है, राज्यों का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव में कोई हारे कोई जीते, उससे राज्यों पर क्या फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे ऐसी खराब परंपरा बना ली गई है, अगर लोकसभा के चुनाव होने से राज्य का राज्यपाल बदलता है, इसका मतलब है राज्य का राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है या पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है। और ऐसा उसका नहीं, सोच के देखिए, हमारे यहाँ उसका नहीं होना चाहिए। अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ कोविद राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी became the president of India during the NDA-2 UPA-2 regime, and when NDA came in power, तो एनडीए पावर में आ जाए तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उससे क्या मतलब है कि यूपी एनडीए। तो जब राष्ट्रपति नहीं हट सकता तो राज्यपाल को क्यों हटाया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे पंछी कमीशन ने कहा कि इन चीजों का मिसयूज रोकिए। बाकी सरकारी कमीशन ने कहा है कि राज्यपाल जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक्सपायरी डेट का पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी डेट का मतलब है इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। और गवर्नर तो एक्टिव पॉलिटिशियन होना ही नहीं चाहिए। गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट का मतलब है किसी विशिष्ट क्षेत्र से हो। लेकिन अब सवाल है कि हमारे यहाँ तो कई आईएएस ऑफिसर से अपॉइंटेड हुए हैं गवर्नर के रूप में। अभी राजखोवा थे, ही वॉज गवर्नर ऑफ आसाम, और संवैधानिक प्रावधानों का मिसयूज किया। आईएफएस ऑफिसर वॉज रोमेश भंडारी इन यूपी, ही ऑल्सो मिसयूज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमिनेंट व्यक्ति कैसे हम लाएंगे दोस्तों। और एक बड़ी अच्छी बात याद रही है, प्लेटो ने कहा था आज के समाज में सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, अच्छे व्यक्तियों को ढूंढना। अच्छा राजनेता मिल गया है हमें, अच्छे वैज्ञानिक भी हैं जो सेटेलाइट को मार सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं जो हार्ट को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तलाश किसकी है, अच्छे व्यक्तियों की। और डॉक्टर अम्बेडकर ने यही बात कही थी, हमने इतना बड़ा संविधान लिख दिया है, लेकिन एक चीज जो संविधान नहीं सिखा सकता हमारे नागरिकों को, कि नैतिकता, कुछ न्यूनतम मानदंडों का पालन करना, वो चीज हमें खुद करनी पड़ेगी। इस वजह से पूरा प्रॉब्लम फंसा हुआ है। तो सरकारी कमीशन ने भी कहा है एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, लेकिन पुंछी कमीशन ने कमेटी वाला जो सिस्टम कहा है, और पुंछी कमीशन ने कहा है प्रसाद या परिंद को हटाया जाए। अब बताइए ऐसे करके राज्यपाल के मिसयूज को रोक सकते हैं नहीं, काफी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन सवाल है अभी तक इसका रिकमेंडेशन क्यों नहीं माना गया, माना ही नहीं गया अभी तक। तो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट के बारे में ये सब चीजें हैं जो आप, और बल्कि सरकारी कमीशन ने क्या अगला पॉइंट इसमें लिखिए। सरकारी आयोग का मानना है सरकारी आयोग का मानना है कि राज्यपाल को 5 वर्षों से पहले अपने पद से न हटाया जाए। गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द 5 years। राज्यपाल को अपने पद से 5 वर्ष से पूर्व न हटाया जाए। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में उसे हटाया जाता है
यदि किसी विशेष परिस्थिति में उसे हटाया जाता है तो उसका कारण सदन को बताना होगा। उसका कारण सदन को बताना होगा। इट मीन्स इन केस वेयर गवर्नर इज रिमूव्ड बिफोर 5 years, a talking report should be tabled before the parliament. उसका कारण गवर्नर को बताना पड़ेगा, मतलब 5 साल के पहले आप नहीं हटाइए, कि मान ली कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एमपी के राज्यपाल थे राम नरेश यादव, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के व्यापक घोटाले में बड़े गंभीर आरोप लगे थे। तो अब ऐसा मामला आ जाए तो निश्चित तौर पर गवर्नर को हटाया जा सकता है। अब गवर्नर फिजिकली इल, बीमार पड़ गया, या गवर्नर कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं, नारायण दत्त तिवारी थे, गवर्नर हाउस को चेंज कर दिया दोस्तों। गवर्नर हाउस में ऐसे लोग आ जा रहे थे जो गवर्नर के हाउस में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। तो अब ऐसे बेस पे अब गवर्नर को यू कैन रिमूव, लेकिन वो कारण बता दीजिए। तो अब देखिए, अब सवाल है कि आप कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में समाधान नहीं, समाधान तो सारा है। अब ये बात अलग है, खूंटा यहीं गड़ेगा। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग, अगला हेडिंग जरा देखिए, अगला डिस्प्यूट कहाँ पे आ रहा है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला हेडिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। गवर्नर का दूसरा डिस्प्यूट होता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में यह उल्लिखित है, संविधान में उल्लिखित है कि राज्यपाल संविधान में उल्लिखित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। गवर्नर shall appoint the chief minister that is incorporated in the constitution। संविधान में उल्लिखित है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, और जब किसी राज्य में अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें कि एक केस है, बीपी सिंगल केस इन 2010। बीपी सिंगल वाज गवर्नर, बीपी सिंगल वाले गवर्नर थे, और उनको बीपी सिंगल वाज अपॉइंटेड बाय एनडीए गवर्नमेंट, और जब यूपीए सरकार आई तो उनको भगा दिया कि गवर्नर को बड़ी बेइज्जती से हटाया जाता है। बीपी सिंगल थोड़ा अच्छा, गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी 70+ में ही होता है। तो बीपी सिंगल कहा गया भाग बूढ़े, धकेल दिया गया। बहुत गुस्से में आ गए वो, उनका कि इतना बेइज्जती से हटा रहे हो, उनका कि इज्जत से अपॉइंटमेंट हुए थे। अच्छा, ये बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है गवर्नर गवर्नर किस कारण बनता है उसके अलावा और कोई नहीं जानता, उसके उसने क्या शर्त दी है। गवर्नर बन गया, बीपी सिंगल को हटा दिया गया, तो वो बहुत गुस्से में थे, उच्चतम न्यायालय चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय डिफाइन किया था प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बताओ, क्या गवर्नर ये सच है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है? सच बात है ये। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कभी भी हटाया जा सकता है, कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये संवैधानिक पदाधिकारी है, राष्ट्रपति कोई निजी सेवक है। आपका कुक है, उसको आप कभी भी हटा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल ये है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रधानमंत्री का कुक है क्या, या मुख्यमंत्री कुक है? नहीं, ये सिविल सेवक है। जो बात ध्यान में रखने की है, सिविल सेवक है, नेताओं के सेवक तो नहीं है। अब इसलिए बड़ा फर्क होता है। इसे गवर्नर गवर्नर स्वाभाविक रूप में एक संवैधानिक पदाधिकारी है, और ये सही बात है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि बिना कोई कारण बताए आप हटा देंगे, लेकिन फिर भी मनमानी अतार्किक रूप से आप नहीं हटा सकते। गवर्नर को हटाने का ये कोई कारण नहीं होता कि सरकार बदल जाए इसलिए आप गवर्नर को हटा देंगे। दैट इज नॉट अ रीजन।
चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द रिमूवल ऑफ गवर्नर। दूसरा, अब पता चला कि गवर्नर की विचारधारा कुछ और हो और संघ सरकार की विचारधारा कुछ और हो तो आप उसे हटा देंगे। अब किसी गवर्नर को इसलिए आप नहीं हटा सकते कि वो समाजवादी है, हम उदारवादी है। दिस इज नॉट अ बेस टू रिमूव अ गवर्नर। ये सिंघल केस में, बीपी सिंघल केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उसके बाद क्या होने लगा, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब जो मनमानी आधार पे गवर्नर को हटाया जाएगा तो हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो सरकार ने रास्ता बदल दिया। सरकार ने कोई बात नहीं भाई, अब हम मनमानी आधार पर नहीं हटाएंगे, अब किसी और तरीका ढूंढना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ वी कैन मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सरकार ने क्या किया, गवर्नर का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर का स्थानांतरण होगा ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन जैसे संघ सरकार मोदी आई, कमला बेनीवाल को, अच्छा ये सारे काम गृह सचिव करता है। तो जैसे नई सरकार आई, कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल, उनको कहा गया भाई बुढ़िया को लाइन पे लो। और 10:30 बजे रात गृह सचिव फोन लगाता था। और या देखिए जो भी 70+ का आदमी है, 10 बजे अगर सो गया, एक बार उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया और वो भी गलत टोन में, रात भर उसकी नींद तो आपने खत्म कर दी। और गृह सचिव बस 10:30 बजे रात बजता था, फोन करते थे, बुढ़िया हट जा। उन्होंने त्यागपत्र देने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा भी है कि गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल ने कहा, डू यू नो अबाउट द बीपी सिंघल केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? गृह सचिव ने कहा, गृह सचिव ने रिपोर्ट किया राजनाथ सिंह को, सर वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बता रही है, राजनाथ सिंह का ऑपरेशन 2 शुरू करो। गृह सचिव ने कहा मतलब सर ऑपरेशन 2 का मतलब है? उनका उसको उठा के फेंको नागालैंड। कमला बेनीवाल, अच्छा कमला बेनीवाल जयपुर की थी, राजस्थान की थी, एंड शी वाज अपॉइंटेड गवर्नर इन अहमदाबाद। अहमदाबाद से जयपुर की डायरेक्ट फ्लाइट है और वो हर सैटरडे को जयपुर में आ जाती थी, 2 दिन आराम से रहती थी और फिर अहमदाबाद। और नागालैंड उठा के फेंका गया दोस्तों, नागालैंड से कोई फ्लाइट जयपुर के लिए नहीं। और आप देखें नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे ही जाना अपने आप में, कई लोगों को पहाड़ सूट नहीं करता। तो उसके बाद जैसे ट्रांसफर का आदेश आया, कमला बेनीवाल ने रिजिग्नेशन लिख के भेज दिया। अब बताइए ये तरीका, दिस इज द ब्रिलियंट माइंड ऑफ इंडियन। We know an art of the misusing the constitution. आप याद रखिए ब्रिटेन में कोई संविधान लिखा नहीं गया, फिर भी शासन चल रहा है। कैसे? क्योंकि संविधान लोगों के दिलों में बस गया है, वहां लोगों के दिल में, दिमाग में, परंपराओं में बस गया है। और हमारे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी हम संविधान समझ नहीं पा रहे हैं। लिखी गई चीज का महत्व ज्यादा होता है, अलिखित चीजों का महत्व ज्यादा होता है। क्या? ये देखो लिखी गई चीजों का महत्व ज्यादा होता है। आजकल देखिए, जो मैं तो देख रहा हूं, आजकल जो युवा लोग हैं कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ मैरिज। पहले जमाने में कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं होता, तो मैरिज के टूटने की कोई संभावना, कितना भी झगड़ा हो लल्ला साथ ही रहना है, वो ऑप्शन नहीं था, अलग अलग हो जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, कबीरदास ने कहा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। और आजकल दुनिया आधुनिक है, कागज पर लिखे गए शब्दों का महत्व तो ज्यादा नहीं होता जब तक उसे आप आत्मसात न करें। तो ब्रिटिशर्स ने कागज पे नहीं लिखा है, उनके संविधान की भावना बन चुकी है। अच्छा, किस चीज को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीजें हैं जो भूलती नहीं और कुछ चीजें हैं जो याद नहीं होती। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? कई लोग हमसे कहते हैं कि सर स्कॉलर के नाम याद नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, कुछ ऐसा भी चीज जो आप भूल नहीं पा रहे हैं? ये कैसे होता है दोस्तों? अब आप इस वजह से जो चीज याद नहीं हो पा रही, इसका मतलब है उसको दिल से लगाया ही नहीं। कैसे याद होगी? उसको केवल दिमाग से देख रहे हैं आप। और कई बार याद रखिए, संबंध चलाने में दिमाग लगाएंगे संबंध टूटेगा। संबंध दिल से चलता है, दिमाग से। आधुनिक पीढ़ी के पास दिमाग ज्यादा है।
अगला अगला क्या लिखा आपने? अगला क्या लिखा आपने? जब किसी हाँ, राज्य में, जब किसी राज्य विधानसभा में, जब किसी राज्य विधानसभा में एक दल का बहुमत स्थापित हो जाए, जब किसी राज्य विधानसभा में एक दल का बहुमत स्थापित हो जाए तो राज्यपाल दिवस पीछे पीछे, जब किसी राज्य में एक दल का बहुमत स्थापित हो जाए तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भेदभाव संभव नहीं है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भेदभाव संभव नहीं है। There is no possibility of discrimination where one party is getting majority in the state assembly. लेकिन जब विधानसभा में किसी एक दल का बहुमत न हो, जब विधानसभा में किसी एक दल का बहुमत न हो, in a case where no single party is commanding the majority in the state assembly, विधानसभा में बहुमत न हो तो राज्यपाल की नियुक्ति में, तो सॉरी मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। Then governor exercise his discretion in the appointment of chief minister in a case of hung assembly. तो अपने विवेक का प्रयोग करता है जहां वह विपक्षी दल के साथ भेदभाव करता है, where he or she usually discriminate against the opposition parties, जहां वह विपक्षी दल के साथ भेदभाव करता है। विपक्षी दल के साथ भेदभाव करता है। अब ये इंटरेस्ट